हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट नंबर 3 के साथ। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो जाके सेकंड और फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम ये जितने भी टॉपिक है ये सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोकार्बन की, कंबेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड जैसे एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हम सोप के बारे में पढ़ेंगे, सोप कैसे बनता है। ठीक है, ये मिसेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मिसेल कैसे बनता है, ये मिसेल क्या होता है और मिसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, और क्लीनिंग जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी जो हाइड्रोकार्बन है उनके हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आता है, कंबेशन आता है। देखो, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखोगे। यानी आपको अगर नोमेनक्लेचर नहीं आता है, यानी नामकरण नहीं आता है हाइड्रोकार्बन का, तो ये मेरे को लगता है कि आपको ये कम समझ में आएगा। तो पहले जाके आप इसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण सीखें कि हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन के क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी आपकी बुक में ये 4 दे रखी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी ये 4 दे रखी है। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला दे रखा है कंबेशन। क्या दे रखा है, कंबेशन दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, कंबेशन का मतलब होता है दहन। क्या होता है, दहन यानी जलाना। कंबेशन का मतलब क्या होता है, दहन होता है, मतलब जलाना। अब ध्यान रखना, आपको पता है हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। अगर आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, आप देखो आप समझ में नहीं आ रहा होगा सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, तो आप जाके सेकंड पार्ट में आपको इसके डिटेल से बता रखा है इस टॉपिक को। ठीक है, अब देखो, अगर आप किसी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन जलने के बाद में अगर CO2 देता है, वाटर देता है और हीट और लाइट देता है, ठीक है, हीट और लाइट देता है, तो इसका मतलब उसका क्या हुआ है, कंप्लीट कंबेशन हुआ है। क्या हुआ है, कंप्लीट कंबेशन हुआ है। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, जैसे CH3CH2OH। ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जब आप इसको जलाओगे, जलाने का मतलब दहन होना, जलाना। ठीक है, जब आप इसको जलाओगे, जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आप जिसको जलाओगे तो क्या होगा, ये क्या देगा, CO2 देगा और साथ में देगा वाटर और साथ में देगा हीट और लाइट देगा। ये क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल, जो शराब में डाली जाती है वो, ये शराब बनाई जाती है इससे। अब देखो, जब इसको जलाओगे तो ये वाटर देता है, CO2 देता है, हीट और लाइट देता है। अगर CO2 वाटर और हीट और लाइट दे, मतलब वाटर भी दे साथ में CO2 के साथ में, तो उसका क्या हुआ है, कंप्लीट कंबेशन हुआ है। और कंप्लीट कंबेशन के लिए क्या होना चाहिए, देखो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबेशन होता है, इसका मतलब उसको क्या देनी पड़ेगी आपको, अनलिमिटेड एयर, अनलिमिटेड ऑक्सीजन में ही कंप्लीट कंबेशन होता है। तो कंप्लीट कंबेशन कब होगा, अनलिमिटेड क्या होगी, अनलिमिटेड क्या होगी, ऑक्सीजन होने वाली है। ठीक है, अनलिमिटेड ऑक्सीजन में इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा, CO2 वाटर और हीट और लाइट निकलेगा, मतलब इसका कंप्लीट कंबेशन हो गया है। क्या हुआ है, कंप्लीट कंबेशन हुआ है। आप दूसरा एग्जांपल वो ले सकते हो, जैसे CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या है, मीथेन है। मीथेन क्या है, गैस होती है। जब आप इस मीथेन को अनलिमिटेड ऑक्सीजन में जलाओगे, अनलिमिटेड ऑक्सीजन में जलाओगे ना, CH4 यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ये भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको आप जला रहे हो अनलिमिटेड ऑक्सीजन में, तो इसका भी क्या होगा, कंप्लीट कंबेशन होगा। क्या देगा, CO2 वाटर और क्या देगा, हीट एंड लाइट देगा। तो इसका क्या हुआ है, कंप्लीट कंबेशन हुआ है। ठीक है, अनलिमिटेड एयर में जलाओगे तो क्या होगा, कंप्लीट कंबेशन होगा। लेकिन
अगर किसी हाइड्रोकार्बन को आप लिमिटेड एयर में जलाओगे तो उसका क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मतलब वो कंप्लीट नहीं जलेगा, उसमें जितने भी कार्बन है वो कंप्लीट नहीं जलेंगे, और कंप्लीट नहीं जलेगा तो क्या होगा, वो सूटी फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, शूटी फ्लेम। शूटी फ्लेम मतलब धुएं वाली फ्लेम के साथ जलेगा। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कंप्लीट दहन नहीं होता है, कंबशन नहीं होता है, तो वो कैसा जलेगा, धुएं वाली फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है। और धुएं वाली फ्लेम के साथ कब जलेगा, जब लिमिटेड एयर होगी, ठीक है। ये तो हो गई सेचुरेटेड की। अनसेचुरेटेड की बात करते हैं। देखो आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब आप उनको जलाओगे, ठीक है, एयर के अंदर, तो उसका कभी भी कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, वो कैसे जलेगा, येलो शूटी फ्लेम के साथ जलता है। इस बात को देख लो, अगर किसी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो वो कैसे जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है। तो ये भी कौन सी फ्लेम के साथ जलेगा, ब्लू, ये भी कौन सी फ्लेम के साथ जलेगा, ब्लू। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे तो वो कौन सी फ्लेम के साथ जलेगा, येलो शूटी फ्लेम के साथ जलने वाला है। और जो हाइड्रोकार्बन येलो शूटी फ्लेम के साथ जलता है उसका क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन किसका होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अनसेचुरेटेड हमेशा सूटी फ्लेम यानी येलो सूटी फ्लेम के साथ क्यों जलता है, यानी उसका इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है। क्योंकि उसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से उसमें कंप्लीट कंबशन नहीं होता है कार्बन का, इसलिए वो येलो सूटी फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। कंबशन का टॉपिक पूरा हो गया है, कंबशन का टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन की वो है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन का नाम से पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें क्या होगा, जब आप, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। देखो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसको बोलते हैं एथेनॉल। अभी मैंने बताया एथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एथेनॉल है क्या है, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल क्या है, तो आप इसका फर्स्ट पार्ट जाकर नोमेनक्लेचर को देखें, ठीक है। उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है। अब क्या होगा कि ऑक्सीडेशन करना है, इसका मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम दो कैटलिस्ट होता है जिसका नाम सुन लो। एक होता है एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कौन से नेचर का होता है, एल्केन, एल्केलाइन होता है यानी बेसिक नेचर का होता है। या दूसरा ले सकते हो आप एसिडिक। एसिडिक कौन सा ले सकते हो, K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम है। अगर आप एथेनॉल को इन दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, मतलब एथेनॉल को इन दोनों के बीच में रखते हो, या तो पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है या पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है। तो क्या होगा, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यह क्या करते हैं, इस कंपाउंड में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, CH3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को ऐड कर देता है इसमें। तो देखो क्या बना, CH2 यहाँ के बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन निकाल दो और क्या बनेगा, देखो CH3C, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, COOH। तो देखो ये क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, पहले देखो एक ही ऑक्सीजन था, अब दो ऑक्सीजन हो गए हैं। तो ऑक्सीजन कैसे ऐड हुआ, हमने क्या लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई है। तो KMnO4
यानी पोटेशियम परमैंगनेट ये एल्केलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जबकि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एसिडिक नेचर का होता है और ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीजन को, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो क्या बन गया, एथेनोइक एसिड। ठीक है। अब अल्कोहल से क्या बना सकते हो, अल्कोहल से क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। देखो ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बदल दिया। देखो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला आता है, अगली रिएक्शन आती है एडिशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी आती है, एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन, देखो एडिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है ऐड होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, ऐड होगा। क्या ऐड होगा, देखते क्या ऐड होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, ध्यान सुनना, इस रिएक्शन में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बदल देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सेचुरेटेड कौन सा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बदल देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। यहाँ पे हम कैटलिस्ट कौन सा लेंगे, निकल लेंगे। क्या लेंगे, निकल। इस रिएक्शन में क्या देखो होता है, देखो ये रहा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे मैंने आर लगा दिया। आर क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप। क्या है, एल्किल ग्रुप। इसकी जगह आप CH3 भी रख सकते हो। ठीक है। C2H5 भी रख सकते हो, C3H7 भी रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो आप, नहीं समझे। तो एल्किल ग्रुप क्या, या आर क्या है, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, ए कार्बन का भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। इस प्रकार ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है। ये हो गया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। इसको हम बदल देते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसमें एडिशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाइड्रोजन को। किसको ऐड करेंगे, इस रिएक्शन में हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को। इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। देखो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, निकल, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में निकल हम लेंगे कैटलिस्ट के रूप में। ठीक है। अब कैटलिस्ट तो क्या होता है, ये आपको हम फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ठीक है। तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, ये रिएक्शन होगी। और ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में बदल जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो एक देखो, दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक बॉन्ड हट जाएगा। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग गया। अब ये कार्बन, एक बॉन्ड क्यों हटा है, हाइड्रोजन जोड़ने से एक बॉन्ड क्यों हटा है, ये कैसे हटा है, तो ये होता है कार्बन की वैलेंसी के अनुसार। और ये मैंने आपको डिटेल से बताया है चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। तो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, निकल की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। याद रखना, अगर निकल आप नहीं लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो क्या बन जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो लेकिन एक बॉन्ड हट जाएगा। अब ये बॉन्ड क्यों हट गया है, ये कार्बन की वैलेंसी के अनुसार हुआ है। ठीक है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लग गया है, तो ये हो गया सेचुरेटेड। क्या हो गया है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। आई बात समझ में। इस रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बदल देते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। आपने देखा होगा वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है ना। कौन से ऑयल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होते हैं। ठीक है।
इस वेजिटेबल ऑयल को बदला जाता है किसमें, किसमें बदला जाता है, वेजिटेबल घी में बदला जाता है। आई बात समझ में। आपने देखा होगा जो आप डालडा घी होता है, डालडा घी हमारी भाषा में डालडा घी बोलते हैं, वो डालडा घी कैसे बनता है, उस ऑयल से ही बनता है। किससे बनता है, ऑयल से। जो ऑयल होता है वो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑयल क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि जो डालडा घी होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस रिएक्शन से हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब घी भी बना सकते हैं, डालडा घी। किसकी सहायता से, वेजिटेबल, किसकी सहायता से, एक हाइड्रोजन को ऐड करके, किसमें, वेजिटेबल ऑयल में। ये वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये वेजिटेबल घी का फॉर्मूला है। आई बात समझ में। तो वेजिटेबल ऑयल से क्या बना दिया आपने, वेजिटेबल घी बना दिया। क्या ऐड कर कर, हाइड्रोजन ऐड कर कर, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। यही तो होता है फैक्ट्रियों में, ऐसे करते हैं, डालडा घी ऐसे ही बनाते हैं फैक्ट्रियों में, जिसमें वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। तो वो क्या बन जाता है, वेजिटेबल घी यानी डालडा घी बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम भी है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कौन, क्या नाम है इसका दूसरा नाम, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। चलो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। और ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन हो गया, इसके बाद में कौन सी रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको देखते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन में, जैसे CH4, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसकी रिएक्शन किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप से कर देते हैं, मैं Cl2 से कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको, ये क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किसी हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस क्लोरीन के द्वारा, या क्लोरीन ले सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप के द्वारा। तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखो कैसे रिप्लेस होगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C कितने का, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन लगा देता हूँ 4 जगह ऐसे, और ये लगा देता हूँ Cl, देखो Cl ऐसे, ठीक है। तो ये एटम क्या करेगा, इस देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनेगा, HCl, क्या बनेगा, HCl, और ये क्लोरीन यहाँ पे खुद जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, तीन हाइड्रोजन बचे। अब देखो 3 हाइड्रोजन बचे और एक हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो गया कौन, क्लोरीन। क्या रिप्लेस हो गया, क्लोरीन। तो इस देखो ये बन गया, क्या बन गया, CH3Cl। पहले देखो CH4 था, अब एक हाइड्रोजन देखो रिप्लेस हो गया इस क्लोरीन के द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है, और भी कर सकते हो आप इस रिएक्शन की, रिएक्शन आगे और करवा सकते हो, CH3Cl, फिर वापस Cl2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो इसकी, वही सनलाइट की प्रेजेंस में। याद रखना सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। देखो अब क्या होगा, ये Cl2 है, अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक Cl, देखो Cl कितने, यहाँ पे 2 है, एक Cl तो इसके साथ रिएक्शन करके HCl निकाल देगा, क्या निकाल देगा, HCl, और ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपकी बात देखो CH2 ही है, CH2, और रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरे हाइड्रोजन कंप्लीट यानी खत्म ना हो जाए। देखो अब कितने हाइड्रोजन है, देखो 1 2 CH2, अब Cl कितने हैं, देखो 2 हो जाएंगे, CH2 Cl2, ठीक है। ऐसे और चलती रहेगी आगे, देखो CH2 Cl2 के साथ वापस Cl2 की रिएक्शन चलेगी, तो वही होगा कि एक Cl तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जुड़ निकल जाएगा, HCl निकाल देगा, और ये Cl इधर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, अब की बार सनलाइट की प्रेजेंस में होगी सारी रिएक्शन, अब की बार CH बनेगा, देखो CH, एक H तो इसके साथ निकल गया, और ये Cl इधर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CHCl3। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसमें रुमाल में डालकर किसी को बेहोश करा जाता है सुंघाकर, ठीक है, ये वही क्लोरोफॉर्म है। ये रिएक्शन देखो अभी एक हाइड्रोजन और बचा हुआ है,
तो रिएक्शन एक और चलेगी, एक बार और चलेगी, क्या होगा देखो, CHCl3 बन गया, इसकी रिएक्शन वापस Cl2 के साथ कराएंगे, तो ये Cl2 क्या करेगा, कितने Cl है, 2 Cl है, एक Cl तो इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा ऐसे, तो क्या बनाएगा HCl। और अब देखो यहाँ पे C कितने हैं, एक ही है, H है ही नहीं, Cl और एक और जुड़ जाएगा Cl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे टेट्रा शब्द का यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए टेट्रा शब्द का यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये अगर आपको इसमें अभी भी दिक्कत आ रही है तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके देखें। अगर आपने नोमेनक्लेचर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट समझ लिया है तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो ये थोड़ा मुश्किल है समझना, ठीक है। चलो इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो किसका आता है, वो आता है एथेनॉल का। हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे, एथेनॉल। कौन सा पढ़ेंगे भाई, एथेनॉल पढ़ेंगे। एथेनॉल का फॉर्मूला पता है, CH3CH2OH, ये बोलते हैं एथेनॉल, ठीक है। इससे आप बड़े बड़े नामकरण कर सकते हो, ये तो बहुत छोटा है, इससे भी बड़े बड़े कर सकते हो अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो, ठीक है। ये एथेनॉल है। इस एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे तो इस एथेनॉल में सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। एथेनॉल जानते हो कौन सा है, जो शराब में आती है ना एथेनॉल, वो ही है अल्कोहल। एथेनॉल क्या है, एक प्रकार का अल्कोहल है और शराब में डाली जाती है, वही है एथेनॉल, ठीक है। अब इसकी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो एथेनॉल क्या होता है, कलरलेस होता है। एथेनॉल कैसा होता है, कलरलेस। दूसरा कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल होता है मतलब, वोलेटाइल का मतलब अगर आप इसको ऐसे छोड़ दोगे ना तो ये एवोपरेट होकर उड़ जाएगा, ठीक है। और सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, एक तो कलरलेस हो गया, वोलेटाइल हो गया, सोल्यूबल हो गया पानी के अंदर, और क्या होता है, बस इतना ही है, इतना याद आ रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये है कि कलरलेस होता है, वोलेटाइल होता है, सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। देखो इरेज नहीं करना चाहिए तो देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या देखोगे आप, रिएक्शन विद सोडियम। आपको याद रखना, कभी भी आप किसी भी कंपाउंड या किसी भी मतलब किसी की भी अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो उसमें हमेशा क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद सोडियम। क्या, रिएक्शन विद सोडियम। एथेनॉल की पहला पढ़ेंगे रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम। तो एथेनॉल है, जैसे मान लो ये एथेनॉल है, मान लो क्या होता है ये CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम के साथ। किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ कराएंगे। देखो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बना देगा, देखो CH3CH2, फिर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अरे ये एक्विक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, एक्विक। एक्विक सॉल्यूशन का मतलब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर। तो देखो ये सोडियम कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो Na+ और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, H2 गैस निकलेगी। जब अल्कोहल यानी एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ठीक है।
तो इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है देखो सोडियम, सोडियम, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ शब्द का यूज करते हैं, ऑक्साइड है तो इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम एथोक्साइड नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड। समझ गए। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है एथेनॉल की तो क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलो ये हो गया, सबसे पहला हो गया रिएक्शन सोडियम के साथ हो गया। अब अगला आता है डिहाइड्रेशन। अगली कौन सी आती है, यहीं पे कर लेते हैं, देखो डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब आप जानते हो, पानी का लॉस होना, पानी की कमी होना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना, वाटर लॉस होना। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, देखो जब एथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, अगर इसको हम कैटलिस्ट कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, यानी इसके अंदर आपको कंसंट्रेट H2SO4 डाल दे कैटलिस्ट के रूप में, एथेनॉल के अंदर क्या डाल दे, कंसंट्रेट H2SO4 डाल दे किसके रूप में, कैटलिस्ट के रूप में, तो क्या होगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको थोड़ा देखो बड़ा करके बनाते हैं, क्या निकल जाएगा बाद में करेंगे, इसको नीचे करेंगे, बार इधर देख लो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, OH निकल जाएगा और H निकल जाएगा, तो OH प्लस H क्या हो गया, H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O, और यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, एथीन बन जाएगा। अल्कोहल से क्या बन गया, एथीन बन गया। चलो इसको मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आया, थोड़ा देखो ढंग से करते हैं इसको। CH3 ऐसे लिख दूँ इसको, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 मतलब ऐसे लिख दें, और OH ऐसे लिख दें। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कैटलिस्ट यानी कंसंट्रेट H2SO4 के रूप में, सॉरी प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये OH यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। आप कहोगे सर डबल बॉन्ड क्यों लगा रहे हैं, बेटा डबल बॉन्ड इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगा है आप अपने आप समझ जाओगे। देखो फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहता है, तो देखो 2 तो इस हाइड्रोजन के साथ कर देगा, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ कर दिया, कितने बचे, 2 इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड लगाऊं तो ये 3 ही करा है, 2 तो हाइड्रोजन के साथ और एक इस इधर वाले कार्बन के साथ, तो 3 ही शेयर करा है, तो जबकि ये कितना करता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चारों शेयर करेगा, 2 तो इस हाइड्रोजन के साथ कर देगा। ये डबल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयर कर दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, 2, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ करेगा, तो यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो ये क्या है, एथीन है, क्या है, एथीन, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। देखो वाटर निकल गया, वाटर निकलने को ही तो कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, एथेनॉल के मतलब एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कैटलिस्ट के रूप में, कि कौन से कैटलिस्ट, कंसंट्रेट H2SO4 में, ठीक है। तो क्या बन जाता है, एथीन बन जाता है, और वाटर लॉस हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब हमने एथेनॉल को पूरा पढ़ लिया। अगला पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड। क्या पढ़ेंगे, एथेनोइक एसिड। एथेनॉल हो गया है, एथेनोइक एसिड में आ जाओ। देखो देखो ये हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एथेनोइक एसिड आ जाओ। एथेनोइक एसिड का, एथेनोइक एसिड इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एथ बोला मैंने, एथ शब्द का यूज किया है, तो एथ के लिए 2 कार्बन होते हैं, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो ये एथेनोइक एसिड है। ये ओइक क्यों लगा है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जाके देख सकते हैं, तभी समझ आ जाएगा। अब देखो हम इसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो
आपको पता है जो एथेनोइक होता है वो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एथेनोइक का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। कितना? 290 केल्विन। 290 केल्विन। आपको ये पता है कि कितना केल्विन होता है? 290 केल्विन। आपको ये पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल कितना होता है? 273 केल्विन। 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 273 केल्विन। तो 290 केल्विन कितना के बराबर हो जाएगा? 290 में से कितना घटा दो? 273 घटा दो, कितना बचेगा? 17 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर 70 डिग्री होगा, आपको पता है थोड़ी बहुत सर्दी में 70 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, थोड़ी बहुत सर्दी में हो जाता है 70 डिग्री टेम्परेचर। तो जब ये 70 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो एथेनोइक क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ग्लेशियल एसिड इस कहते हैं। अब देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेना। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। ठीक है, ये बातें देख लेना। इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है मेन। तो केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या करवाते हैं? रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या आता है? एस्टिफिकेशन रिएक्शन। क्या आती है? एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या चीज है भाई? देखो ये कौन सी रिएक्शन? देखो एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन। जैसे मैं बारे से लिख देता हूं, एथेनोइक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, अल्कोहल के साथ करते हैं। ध्यान रखना, जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं? अल्कोहल के साथ करते हैं, तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। इसलिए इसको कहते हैं एस्टिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOR। यहाँ पे R क्या है? एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे R क्या है? एल्किल ग्रुप। इस R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है, मतलब 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी यानी C3H7 भी हो सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर 8 क्यों नहीं लगाया, 9 क्यों नहीं लगाया? ये आप समझ सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, आई बात में। एथेनोइक एस्टिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं। देखो एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं केमिकल, तो एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो क्या बनता है? एस्टर बन जाता है। एस्टर का फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा से लिख देता हूं, RCOOR होता है, ये बन जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। चलो करवाते हैं। पहले एथेनोइक एसिड लिख देता हूं, एथेनोइक एसिड CH3COOH। एथेनोइक एसिड ये होता है। एथेनोइक एसिड को एसिडिक एसिड भी कहते हैं। एक बात भूल गया था, एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं? एसिडिक एसिड भी कहते हैं। आपने विनेगर का नाम सुना है? देख, विनेगर का नाम तो सुना ही होगा। जब किसी पानी के अंदर कोई वाटर है, उस वाटर का 3 से 4%, उस वाटर का 3 से 4% आप क्या डाल दो? जितना वाटर है उस वाटर का 3 से 4% क्या डाल दो आप? उसमें डाल दो ये एथेनोइक एसिड डाल दो। जितना आपने पानी लिया उस पानी का 3 से 4% क्या डाल दो? एथेनोइक एसिड डाल दो। तो वो क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विनेगर। चलो ये पढ़ते हैं, वापस आते हैं इस पे। एस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल में ले लेता हूं मैं एथेनॉल, ले लेता हूं, ये लो, ले लिया। जैसे आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो आपको मीठी मीठी सी स्मेल आएगी, स्वीटिंग स्मेल आएगी। और वो स्वीटिंग स्मेल इसलिए आई है क्योंकि जो एस्टर बन गया है, एस्टर की जो स्मेल होती है कैसी होती है? एकदम मीठी मीठी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी स्मेल होती है।
ठीक है। अभी बना कैसा देखो, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। यहाँ से तो OH निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, मतलब क्या निकल गया, H2 निकल गया। अब ये बच गया, देखो ये बच गया, क्या बच गया है, इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये जो बच गया इधर लिख देता हूँ, CH3 CH3 CH2, एक तो इधर ही बच गया, उधर क्या बच गया, ये, इसको लिखो, ये वाला लिखेंगे पहले, COO, फिर O, देखो ये रहा COO, और ये लिख दो CH3, और साथ में क्या निकला है, वोटर निकला है। देखो क्या एस्टर है या नहीं है, देखो मैंने बोला था कि R क्या है यहाँ पे, ये दोनों हो गए C2H5, R है ये R। अब देखो ये क्या है, COO, ये रहा O, और ये रहा R वापिस, तो देखो ये क्या है, एस्टर है, क्या है, एस्टर। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एथेनोइक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। यानी एक फ्रूट जैसी मीठी मीठी स्मेल आती है, इसका मतलब वो क्या बन चुका है, एस्टर बन चुका है, साथ में वाटर लॉस होता है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को एस्टर बनता है इस रिएक्शन में, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एस्टर का यूज किस में करा जाता है, एस्टर का यूज करते हैं परफ्यूम बनाने में, किस में करते हैं, परफ्यूम बनाने में करते हैं। अगला देखो, अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम, यानी हम अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड की, सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले करवाते हैं रिएक्शन विथ किसके साथ, सोडियम, मैं सीधा लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है। चलो करवाते हैं, ये है हमारा CH3CH2OH, एल्कोहल ग्राम CH3COOH, इसका क्या नाम है, सोडियम एसिड, या सॉरी एसिटिक एसिड, या दूसरा नाम है इसका एथेनोइक एसिड। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा देखो, CH3COO, यहां पे हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा कौन, सोडियम। अब देखो कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, अब आपको बैलेंस कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस करोगे इसको। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखो कितना ऑक्सीजन बचा, 2, और एक कार्बन बच गया, तो क्या हो गया, CO2, ये बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, क्या नाम है, और सोडियम एसीटेट नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो इसी का कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो भी यही बनेगा, सोडियम एसीटेट, वाटर और CO2, ठीक है। अगला टॉपिक आता है सोप, क्या आता है, इस चैप्टर का सबसे देखो इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, कि मेरे को उम्मीद है कि ये टॉपिक अगली इस बार 2024 में पूछा जा सकता है। मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, सोप क्या होता है, ये हम देखेंगे। देखो ध्यान से सुना इसको, सोप क्या होता है, हाई फैटी एसिड, सोप होता है हाई फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, बस इतना याद रख लो। साबुन क्या होते हैं, हाई फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड। साबुन क्या होता है, हाई फैटी एसिड जैसे स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये हाई फैटी एसिड होते हैं। अगर इन हाई फैटी एसिड में क्या जोड़ दें, सोडियम जोड़ दें या पोटेशियम जोड़ दें, तो क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है, ठीक है। चलो करते हैं, जैसे हाई फैटी एसिड ले लेते हैं, CH2COOR, CHCOOR और CH2COOR, ये क्या है, हाई फैटी एसिड, ठीक है, ये क्या है, हाई फैटी एसिड। अगर इस हाई फैटी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराकर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये हाई फैटी एसिड है और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, वो भी क्या करेंगे, गर्म करके। तो क्या होगा,
CH2CH2 ये बनेगा, देखो इधर बनेगा तो बनेगा CH2 और OH, ये OH है ना, इस CH2 CH के साथ जुड़ेगा, CH OH CH2 OH, ठीक है, ये बन गया। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। ये ग्लिसरॉल बन गया और साथ में क्या बनेगा, ये बच गया अभी, ठीक है। 3 सॉरी बैलेंस करने के लिए 3 कर देते हैं, देखो 3 OH लगा दिया मैंने, लेकिन OH तो एक ही है तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या बनेगा साथ में, 3R 3R लगा दिया, C भी 3 है, 3C डबल बॉन्ड Na, ठीक है, ये बन गया R 3R C 3C और O भी 3 बार है तो 3 और N, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन गया है तुम्हारा सॉप। सॉप क्या होता है? हाई फैटी एसिड, ये हाई फैटी एसिड है। हाई फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं, तो अगर आप यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो तो पोटेशियम साल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में क्या है कि साबुन भी है, ग्लिसरॉल भी है। अब साबुन कैसे पृथक करें, अलग करें, तो आप क्या करोगे, इसमें NaCl डालकर, क्या डालकर, NaCl डालकर इसमें साबुन को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान सुनो, जो कपड़े धोने का साबुन आता है वो ये आता है सोडियम के साथ। अगर जब हाई फैटी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराए, NaOH के साथ कराए, तो कौन सा साबुन बनता है, कपड़े धोने का। जबकि पोटेशियम के साथ कराए तो पोटेशियम क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। पोटेशियम से बना जो सोप होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसका यूज हम करते हैं शेविंग क्रीम में, है ना, शैम्पू बनाने में, इनमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक है, वो कौन सा है, ये सोप समझ गए, सोप क्या होता है। अब देखो इसके बाद में एक टॉपिक है, कौन सा, साबुन होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, कौन सा वाटर, सॉल्टी वाटर, यानी खारा पानी में काम नहीं करता। अगर आप साबुन को रगड़ रगड़ कर कपड़े धो रहे हो लेकिन खारा पानी यानी सोल्टी वाटर यानी हार्ड वाटर ऊपर डाल रहे हो तो उससे कभी भी मैल नहीं जाएगा, यानी सोल्टी वाटर यानी हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, अब देखो किसी भी साबुन या किसी भी डिटर्जेंट, अभी डिटर्जेंट मैंने बताया नहीं है, किसी भी साबुन या किसी भी डिटर्जेंट को अगर काम करना है यानी उस कपड़े से मैल उतारना है तो उस डिटर्जेंट या उस साबुन को उसके साथ क्या होना पड़ेगा, सोल्यूबल होना पड़ेगा। सोल्यूबल मतलब उस मेल के साथ घुलना पड़ेगा, मेल में घुलना पड़ेगा साबुन के मोलिक्यूल को। जब वो मेल के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा साबुन का मोलिक्यूल, तब ही उससे क्या निकलेगा, मेल निकलेगा। जब तक वो साबुन या साबुन का मोलिक्यूल उस मेल के साथ नहीं मिलेगा तब तक उससे कोई मेल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये सॉल्टी वाटर में काम क्यों नहीं करता, कौन, साबुन। देखो साबुन क्या होता है, साबुन हाई फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट होता है, यही तो होता है। अभी मैंने बताया RCOO, ये तो पता है। अगर मान लो इस साबुन को आप खारे पानी में काम नहीं क्यों होता, क्योंकि खारे पानी में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं। अगर जैसे आप खारे पानी से कपड़े धोगे तो खारे पानी में जो मौजूद है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, यह क्या करेगा, इस साबुन के मोलिक्यूल में से सोडियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद आके जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये जुड़ गया तो ये क्या है, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल। और इनसोल्यूबल होने की वजह से ये खारे पानी में काम नहीं करता, ठीक है। मैंने अभी बताया सोल्यूबल होना चाहिए, ये इनसोल्यूबल होता है। ये क्या बन जाता है, हाई फैटी एसिड का मैग्नीशियम साल्ट बन जाता है या कैल्शियम साल्ट बन जाता है। इस सोडियम को अलग कर देगा, डिस्प्लेस करके ये जुड़ जाएगा, तो मैग्नीशियम साल्ट बन गया, कैल्शियम साल्ट बन गया, और ये दोनों क्या है, इनसोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और जब तक सोल्यूबल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक रह गया बेटा डिटर्जेंट। क्या होता है डिटर्जेंट, यानी सर्फ, डिटर्जेंट तो देखा होगा, सर्फ होता है। ये क्या होता है, देखो डिटर्जेंट होता है वो सोडियम एल्किल, देखो ये मैंने जो बनाया है ये ध्यान से देखना, डिटर्जेंट होता है वो सोडियम एल्किल सल्फेट। SO4 क्या होता है, SO4 ही तो है, ये SO3 एक ये रहा SO4, तो ये सल्फेट होता है। क्या बोलते हैं, सल्फेट। ध्यान सुनना,
जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल C6H5SO3, ये होते हैं। अब ये नहीं समझ में आएगा दोबारा से देखो, साबुन क्या होते हैं, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये क्या है, सल्फोनेट है। देखो यहाँ पे ऊपर आपने देखा SO4 था, अब यहाँ पे SO3 हो गया है, एक ऑक्सीजन हट गया है। जब ये 4 ऑक्सीजन होते हैं तो सल्फेट बोलते हैं, जब एक ऑक्सीजन यानी 3 हो जाते हैं तो सल्फोनेट बोलते हैं। तो सोडियम सब डिटर्जेंट क्या होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सोडियम एल्किल सल्फेट भी होता है, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट भी होता है, ठीक है। अब ये खारे पानी यानी सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है, यानी मीठे पानी में और खारे पानी में काम करता है, जबकि साबुन केवल सॉफ्ट वाटर में काम करता है, ठीक है, मीठे पानी में काम करता है, जबकि ये दोनों में काम करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मीठे पानी में तो करता ही है, खारे पानी में भी ये करता है डिटर्जेंट। क्यों करता है भाई, देखो आपको पता है खारे पानी में क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन होते हैं, ठीक है। जब इसको आप पानी में मिलाओगे तो खारे पानी में जो मौजूद है क्या, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन, ये सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, कोई सा मान लो इसको कर देता है, अगर ये डिटर्जेंट है तो हमारे पास इसको ही करेगा, तो ये क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। जो ये कंपाउंड बनेगा ये पानी के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, तो इसलिए ये दोनों सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में काम करता है। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है मिसेल फॉर्मेशन एंड प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग बाय सोप। देखो मिसेल क्या होता है, पहले मिसेल समझने से पहले डायग्राम समझो। देखो मिसेल आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, पहले डायग्राम देखो। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है, इसके यहाँ पे मैल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मैल लगा हुआ है। हम क्या करते हैं, साबुन, पहले पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, पानी डालकर इस पे क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। तो जैसे हम साबुन लगाएंगे तो साबुन का मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेता है, ध्यान रखना, ये मेल है। जैसे आपने इसमें पानी डालकर साबुन लगाया तो साबुन का मॉलिक्यूल इस मेल के चारों ओर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा साबुन का मॉलिक्यूल क्या करता है, इस मेल के साथ क्या बना लेता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। अब देखो इसको बनाते हैं, कैसे बनता है, देखो पहले देखो हम साबुन बनाते हैं। साबुन कौन सा है, ये होता है साबुन का फॉर्मूला, ये होता है। अब यहाँ पे हम इस आर की जगह ले ले C17H35, ठीक है, आगे वाला लिख दो COONA+। ये है हाई फैटी एसिड। हाई फैटी एसिड मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 8 से लेकर 12 से लेकर 18 तक हो, या 12 से 18 तक मान सकते हो। देखो इसमें 17 कार्बन है, तो हाई फैटी एसिड का क्या है, सोडियम साल्ट है, तो ये साबुन है। अब देखो साबुन पहले किसी मेल के ऊपर वर्क करता है, कैसे करता है, पहले उसमें पानी डालते हैं। तो जैसे पानी डालोगे, जैसे आप पानी डालोगे तो ये किस में बढ़ जाएगा, आयनों में। तो क्या बनेगा, C17H35COO, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब भी आप किसी कपड़े धोते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, पानी लगाते हो ना। तो जैसे आप पानी लगाते हो तो वो साबुन का मॉलिक्यूल होता है वो आयनों में डिवाइड हो जाता है। देखो आयनों में डिवाइड हो गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C17 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो एक यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट आता है, जहाँ पे ये पॉइंट आएगा वहाँ पे कार्बन है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा COO, ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, वो कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कार्बन की संख्या को। 1 कार्बन 2 कार्बन 17 कार्बन की बात हो रही है, 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिसेल बनाने से पहले आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। ये साबुन का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने इसको C17H35 को ऐसे लिख दिया है, चेन के, इसे चेन के रूप में।
देखो इसको क्या कहते हैं, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं पोलर पार्ट। पोलर का मतलब, या इसको टेल कहते, इसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, सिर कहते हैं इसका। और ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, टेल है, तो इसको टेल कहते हैं। ठीक है, इधर वाले पार्ट दो पार्ट में बांट दिया है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं, इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं। इस वाले पार्ट को पोलर पार्ट भी कहते हैं। पोलर पार्ट का मतलब जिसके पास आयंस हो उसको पोलर कहते हैं। देखो इसके पास आयंस है इसलिए पोलर पार्ट है, इसके पास पोलर नहीं है तो नॉन पोलर पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? नॉन पोलर पार्ट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। कौन सा पार्ट कहते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब जो ऐसा पार्ट जो पानी से डरता हो। पानी से डरने वाले को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये डरता है किससे? पानी से। जैसे पानी आएगा तो ये वाला पार्ट उससे छिप जाएगा। ठीक है, पानी से डरता है ये वाला पार्ट। जबकि ये वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। इस बात को ध्यान रखना, दोबारा से देख लेना, ढंग से देख लो इसको, तभी समझ में आएगा मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है। इस वाले पार्ट को टेल कहते हैं, इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? नॉन पोलर, मतलब आयंस नहीं है। इस वाले पार्ट को कहते हैं पोलर पार्ट, मतलब आयंस है। इस वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक, ये है सबसे मेन, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं इसको। हाइड्रोफिलिक कहते हैं मतलब पानी से स्नेह करने वाला। ठीक है, जबकि ये पानी से डरता है। ये किससे स्नेह करता है फिर? ऑयल से। ये पानी से डरता है तो ऑयल से स्नेह करता है। जबकि ये किससे स्नेह करता है? पानी से स्नेह करता है, यानी प्रेम करता है, तो ये किससे डरेगा? वाटर से डरता है। ठीक है, ऑयल से डरता है। किससे? ऑयल से। आई बात समझ में? इतना याद रखना है कि ये कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। चलो अब मिसेल बनाते हैं। देखो ये क्या है? एक कोई ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है। ये क्या है? ऑयल ड्रॉप है। अब आपको पता है जैसे मैं साबुन, सूखी तो रगड़ेंगे नहीं, ठीक है, सूखी तो लगाएंगे नहीं। इसमें क्या करेंगे? पानी डालेंगे। जैसे पानी डालोगे तो जो साबुन का जो मॉलिक्यूल है वो आयनों में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे है ना, ये एक पार्ट ऐसे है, और आगे वाला इधर वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पोलर पार्ट है। आपको पता है ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी से प्यार करेगा। ठीक है, जैसे साबुन लगाओगे तो इधर आसपास क्या होगा? पानी पानी होगा, यहाँ पे पानी पानी होगा चारों तरफ। तो पानी की तरफ कौन अट्रैक्ट रहेगा? ये वाला, ये वाला। ये तो हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, तो ये नीचे की तरफ, ये पानी से डरता है तो ये किससे स्नेह करेगा? ऑयल की तरफ। तो ये ऑयल की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसे। समझ रहे हो? ये ऑयल की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये है। ठीक है, ये क्या करता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये पानी से डरता है, और पानी चारों तरफ है इधर, तो पानी से डरता है तो ये पानी की तरफ मुंह नहीं करेगा, ये किधर मुंह करेगा? ऑयल की तरफ। ये ऑयल को स्नेह करता है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो पानी इधर है साइडों में, तो ये पानी से स्नेह करेगा, तो ये पानी की तरफ रहेगा ऐसे। COO Na+, ऐसे। हमें देखो मैंने छोटा बनाया है, समझ जाना। COO Na+, ऐसे COO Na+, ऐसे। क्योंकि देख रहे हो ये पानी से स्नेह करेगा, बार वाला पोलर पार्ट, तो ये पानी की तरफ होगा। जबकि ये किससे स्नेह करता है? ये वाला ये ऑयल से स्नेह करता है, ये पानी से डरता है, तो ये अंदर की तरफ बढ़ेगा। अब देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, ये अंदर वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यानी C17H35 वाला पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर ये जो ये ऑयल्स है, ये क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। ध्यान रखना, ये इसी को मिसेल कहते हैं, इसी को कहते हैं मिसेल, जिसमें पोलर पार्ट ऊपर की तरफ यानी पानी की तरफ, जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट ये पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट पानी की तरफ यानी आउटवर्ड, जबकि हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल के अंदर की तरफ यानी इनवर्ड होता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। अब देखो ये ये जो ऑयल है, ये इस हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल हो जाएगी, घुल जाएगी। याद रखना हमेशा, हाइड्रोकार्बन के ही अंदर घुलती है ऑयल। जो भी गंदगी है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर घुल जाती है। अब क्या होगा? आपको पता है ये जो वाला पार्ट है,
इसमें घुल गई, देखो ऑयल घुल गई है हाइड्रोकार्बन में। अब ये वाला पार्ट है, ये कहाँ पे है, पानी की तरफ है, तो ये इसको क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा और सारी जो सारी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और पानी में घुल जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑयल है वो निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।